स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यह फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड टर्म को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, उसके इफेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके डिवाइसेस के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो आज का टॉपिक में मेन हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला हेडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज क्या होता है? जैसा कि आप लोग छोटे क्लासेस में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे दो बॉडी को, एक प्लास्टिक की कोई कंगा हो, कम्ब ले लो, और एक और कोई बॉडी ले लो, एक दूसरे पर रब करते हैं। रब करने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं कि वो कागज के छोटे छोटे पार्टिकल को ऐसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे क्या इसमें आ जाता है कि वो अट्रैक्ट कर लेता है? तो इसमें होता है कि यह इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, यह इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाता है तो क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो चार्ज होता है वह मैटर का या पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। उस मैटर के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, बस उसमें हमको थोड़ा सा टेक्निक करना होता है। क्या, उसको रब कर देंगे तो उसमें चार्ज आ जाएगा, उसमें चार्ज एक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हर मैटर के अंदर मास होता है, हर मैटर में मास होता है, उसी तरह से हर मैटर में चार्ज भी होता है। बस मास हमको दिखता है, वेट कर लेते हैं, लेकिन चार्ज सब जगह दिखता नहीं है। चार्ज जैसे हम कोई नया टेक्निक करें, जैसे रब कर दिए तो प्लास्टिक के कंगे में क्या आ गया, प्लास्टिक का जो कॉम्ब है उसमें क्या आ गया, उसमें चार्ज आ गया, और क्या किया, वो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो हम चार्ज की डिफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज is a property of matter, या पार्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैटर पार्टिकल से ही मिलकर बना है। which applied a force on other particle, ओके। यह चार्ज होता है वो पार्टिकल या मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है अदर पार्टिकल्स पर। ठीक है, इसको हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, तो इट कैन प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग द टू मटेरियल। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ये भी लिखते हैं चीज, और इट इज inherent property of matter like mass, ये मास की तरह, जिस तरह हर बॉडी के अंदर मास होता है, इसी तरह हर बॉडी के अंदर चार्ज होता है। ठीक है, और उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट मतलब उसके ऑलरेडी उसमें प्रॉपर्टी निहित होती है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रॉपर्टी वो रहती है। जैसे कोई बॉडी है, बॉडी का मास उसके साथ रहेगा, कोई भी मैटर उसके पास मास रहेगा तो रहेगा, उसके पास मास है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से उसमें चार्ज भी है, लेकिन चार्ज हर जगह अपीयर नहीं हो सकता। उस चार्ज को एक्वायर कराने के लिए कुछ नया टेक्निक करना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल बताए, इस कंगा है, प्लास्टिक का कम्ब है, इस कम्ब में भी चार्ज है, लेकिन अभी बिना रब किए किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करता। जब इसको हम रब करते हैं तब जाके पार्टिकल को यह अट्रैक्ट करता है।
ठीक है। ओके, ये चार्ज का डिफिनीशन हो गया। इसमें हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं। वेन एवर टू बॉडी रब्ड विथ ईच अदर, जब दो बॉडी के साथ एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो होता है उसमें से आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, निकल जाते हैं, जो लॉस कर देता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और जो बॉडी गेन कर लेता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। इस तरह से चार्ज होते हैं, दो तरह के होते हैं। चार्ज होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। व्हेन टू बॉडी is rubbed with each other, yeah, then the electron, the free electron, जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकल जाता है उसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। the free electron, the electron थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, सही है। When two bodies, ठीक है, is rubbed with each other, जब दो बॉडी एक दूसरे से रब किए करते हैं, ठीक है, each other, then the electrons of outermost shell, जो outermost shell यानी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे आप जानते हैं एटम के स्ट्रक्चर में या न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं, जब रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो एक बॉडी से निकल कर दूसरे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, वो क्या होता है? ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या होता है? इसको कहते हैं कि ये दोनों बॉडी जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए। चार्ज हो गए मतलब अब उस पर चार्ज जो है जो एक्वायर्ड हो गए, चार्ज इस पर एक्वायर्ड हो गए। ओके, इतना नोट करिए, इसके बाद मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। आउटर सोर्स से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। In this way the body can apply, ठीक है, the force on other body। जब एक दूसरे को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बॉडी क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। अब ये किसी दूसरे बॉडी को दूसरे पार्टिकल के पास ले जाएंगे तो उसको क्या करेगा? वो अट्रैक्ट कर लेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। इन दिस वे द बॉडी कैन अप्लाई द फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स एंड वी से दैट, ठीक ना, द बॉडी, हम ये कह सकते हैं, ठीक ना, कि बॉडी क्या हो गई है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है, ठीक है। इसमें एक और लिख देते हैं, ठीक है, कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक ना। द बॉडी, क्योंकि एक दूसरे में रब करेंगे तो एक इसमें होता क्या है कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में इंटर करते हैं, कहीं अलग से चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, चार्ज एक्वायर हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, ठीक है। इसमें लिखते हैं हम द बॉडी the body which loses, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, ठीक ना। एंड अदर बॉडी
हु गेन द, एक से निकलेगा दूसरे में एंटर करेगा, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को ना, हु गेन द इलेक्ट्रॉन ना बिकम्स निगेटिवली चार्ज बॉडी, वो कहता है निगेटिव चार्ज वाला बॉडी बन जाता है। यानी इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जो चार्ज होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफिनीशन लिखाने का मेरा मकसद है कि आप समझ गए कि ये इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे चार्ज बॉडी होती है। ठीक है, ये बोर्ड में सीधे पूछता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है चार्ज क्या होता है। ओके, चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ओके, कैसे बनता है? तो जब दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने से एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे में इंटर कर जाता है, एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे में इंटर कर जाता है, तो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। और चार्ज होने के कारण वह स्मॉलर पार्टिकल, टीनी पार्टिकल क्या करता है? वो अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर? अब बात आती है कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा निगेटिव चार्ज होगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, जो लॉस करेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। ओके, चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, इट इज, इसके आगे लिख लीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। किसी बुक में स्मॉल क्यू लिखा रहता है, किसी बुक में कैपिटल क्यू लिखा रहता है। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। ओके, अब आती है यूनिट, द एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब ना। इस कूलम्ब को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। नोट करें इसको। ठीक है, इसमें एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करना है कि जो चार्ज होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। चलिए, सॉरी, चार्ज नहीं, करंट के बारे में बात होगी, इसको आगे बात चलेगा। ठीक है, एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस सिस्टम की यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बना? जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, जब दो बॉडी को, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है और एक चाक है, एक दूसरे को मैं रब किया, रब करने से यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो ये जो लॉस किया है चौक, इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जो बॉडी, उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जो गेन करता है वो निगेटिव चार्ज बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये तरह का चार्ज हो गई। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला है, चार्ज होता है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन करते हैं, यानी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, तो
इसका मैं कुछ प्रॉपर्टीज नोट करा दे रहा हूं। अट्रैक्शन आर रिपल्सन। पहला प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि लाइक चार्जेस, यानी कि दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, दोनों माइनस माइनस चार्ज हैं तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। इस पर ऐसा फोर्स लगेगा ये दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े थे छोटे क्लासेस में, नॉर्थ मैग्नेट में माने दो मैग्नेट है, ठीक है, इसका एन और दूसरा मैग्नेट इसका एन, दोनों दो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ। लाइक पोल एक पास आते हैं तो एक दूसरे का दूर हटाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्ज इसी को हम बदल देते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि लाइक चार्ज मैग्नेट जैसा ही लाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर एंड अनलाइक पोल लाइक पोल रिपेल टू इच अदर, एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट में। उसी जैसा प्रॉपर्टी इसमें भी है। लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को दूर हटाएंगे, यानी रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहेंगे, दूर हटना चाहेंगे। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। पहली प्रॉपर्टी में यही लिखेंगे, यानी कि दोनों प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे, दोनों माइनस माइनस है तभी एक दूसरे को दूर हटाएंगे, यानी कि फोर्स लगाएंगे, दोनों दूर हटना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन एक प्लस रहेगा और एक माइनस आ जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर या ये इधर। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। ओके, तो इसमें नोट करना आपको, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, रिपेल each other and रिपल्सन फोर्स है, एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज निगेटिव है, ये दोनों देखो, इन दोनों की बात हो रही है, ये भी प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इन दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, दूर हटना चाहेंगे, ए माइनस ए भी माइनस, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ए भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। लेकिन वहीं पर एक प्लस चार्ज आ जाए और एक माइनस चार्ज आ जाए, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है अनलाइक चार्ज है। अनलाइक मतलब दोनों के नेचर एक जैसा नहीं, अपोजिट नेचर वाले चार्ज हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, नोट करिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हो, ठीक ना, उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। कंजर्वेशन एनर्जी में क्या पढ़े थे आप लोग, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी तरह से चार्ज को भी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। वही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द चार्जेज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन, ठीक है, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहें कि किसी बॉडी चार्ज जो होते हैं आइसोलेटेड बॉडी के लिए चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बात कैसे मतलब जानोगे, कैसे प्रूव करोगे कि हाँ है
चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बना ले रहे हैं, ठीक है। वो कैसे हुआ है जरा समझिएगा। मान लीजिए कि दो बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी बी है, ठीक है। दोनों को रब किए हम, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले गए, इस पर क्या आ जाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पर क्या होगा, दो निगेटिव चार्ज बनेगा, यानी कि दो प्लस चार्ज बनेंगे, +2 चार्ज कूलम चार्ज बनेगा। ऐसे मान लीजिए -2 कूलम चार्ज मान लीजिए बन गया। मान लीजिए एक दूसरे को रब किए, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, दो इलेक्ट्रॉन नहीं, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकल चले गए, ठीक है। उसका नंबर कांटेक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, एकदम कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, तो जिसमें से लॉस होगा, इसमें से लॉस हुआ उतना, है ना, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उतना इस पर क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा। जितना इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होंगे, उसी हिसाब से इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पर कुछ निगेटिव चार्ज बनेगा। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज बनेगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो +2 और +2 दोनों ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, दोनों ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 0। और जब इस बॉडी को रब नहीं किए थे तब इस पर चार्ज कितना था, ये बॉडी ये था, ये बॉडी भी था। जब रब नहीं किए थे तब भी इस पर चार्ज कितना था, इस पर भी चार्ज 0 था, इस पर भी चार्ज 0 था। जब रब किए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, तो इस पर हमारे +2 कूलम चार्ज बना, इस पर -2 कूलम चार्ज बना। तो अभी दोनों को हम टोटल निकालेंगे, सम करेंगे, तो भी क्या हुआ, 0। यानी कि रब करने से पहले भी चार्ज 0 था टोटल चार्ज, रब करने के बाद, रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज कितना है, 0 ही है। यानी कि चार्ज को ना तो हमने क्रिएट किया और न ही हम इसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। जितना पहले था उतना ही अब भी है, बाद में भी है, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन जानिए, आप लोग जानना जरूरी है। ये थर्ड प्रॉपर्टी बोर्ड में नहीं पूछा, नहीं, इसमें न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा समझते हैं इसे। मान लीजिए अभी शॉर्टिंग में हम किया कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कि एक बॉडी यह है ए, और ये दूसरा बॉडी जो है ऐसे है बी, दोनों को हमने रब किया, ठीक है। रब करने पर क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसमें आता है, तो इस पर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या बनता है, निगेटिव चार्ज। ये तो हमको मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि कितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज इस पर बनेगा और कितना निगेटिव चार्ज इस पर बनेगा। तो इसकी क्वांटिटी को जब हम बता दें, ठीक है, क्वांटिटी को बताना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब उसकी क्वांटिटी को बताना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की क्वांटिटी को बताना, यानी कि कितना चार्ज इस पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने से या गेन करने से उस पर कितना चार्ज आएगा, ठीक ना, कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना निगेटिव चार्ज इस पर बनेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर, इलेक्ट्रॉन के पहले जाना हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है। तो आप 9th क्लास में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। और प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है, ठीक है, प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये तो प्रोटॉन की बात हो गई। और न्यूट्रॉन की चार्ज कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल बॉडी होती है, ओके। ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे ना। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बॉडी होती है। प्रोटॉन पर चार्ज इतना होता है, यानी प्लस में होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज होती है, बॉडी नहीं पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और सॉरी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती है। न्यूट्रॉन क्या होता है,
एक न्यूट्रल बॉडी होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हमको याद रखना होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, याद रखना आपको। इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, याद रखना होगा इसको। इस बॉडी से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, इस पर जो चार्ज बना वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यानी प्लस में रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया है तो एक इलेक्ट्रॉन जितना जाएगा उतना ही चार्ज बनाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। यदि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस में आएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। वही टर्म यहाँ पर भी रख देंगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ई को हटा देते हैं, ई की वैल्यू रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है उसको रख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं चार्ज उतने, मतलब जो अमाउंट ऑफ चार्ज की क्वांटिटी बताना है, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस नंबर से चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उतना ही अमाउंट में चार्ज बनेगा। अब जितना चार्ज जिस पर बनेगा उतना ही चार्ज इस पर बनेगा। फर्क पड़ता है किस पर, प्लस और माइनस का। तो जो लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, इसमें डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ना एलिमेंट्री चार्ज बोल सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की चार्ज होती है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ना के इक्वल ही किसी बॉडी पर चार्ज एक्वायर किया जा सकता है, यानी कि चार्ज एक्वायर ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ना द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो इसको नोट कर लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन है, द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज an integral multiple of magnitude of charge on a single electron। चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उसी को हम एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज या कॉल्ड, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम यहाँ लिख दें, यदि n इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उस पर बॉडी पर कितने चार्ज एक्वायर होंगे, यानी चार्ज एक्वायर्ड ऑन ए बॉडी। ठीक है, 10 द चार्ज, यहां लिख दे रहा हूं, 10 द चार्ज acquired on a body। चार्ज को हम दिखाते हैं Q से, वो Q इक्वल हो जाएगा N E। ठीक है, Q इक्वल हो जाएगा N E, और ये प्लस माइनस दोनों नेचर के हो सकते हैं। कोई बॉडी, जो बॉडी लॉस करेगा पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा वो निगेटिव चार्ज। ये प्लस माइनस दोनों नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा क्लियर। Q इक्वल प्लस माइनस N E, ये फार्मूला बन गया। Q के चार्ज इक्वल हो जाएगा, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम रहेगा ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम रहेगा ही नहीं रहेगा, अभी मैं लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। इतना नोट करिए।
इसको मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पर Q इक्वल जो एन ई है प्लस माइनस एन ई। देखिए प्लस माइनस इसलिए कि जो बॉडी लॉस करेगा उसको प्लस चार्ज बनेगा और जो बॉडी गेन करेगा उसको माइनस चार्ज बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस लिखने से समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, कि जो बॉडी लॉस कर रहा है पॉजिटिव, जो गेन करेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो प्लस माइनस हटा भी सकते हैं। ठीक है, वेयर एन इक्वल कितना है, एन की जो एन जो है एक इंटीग्रल इंटीजर है। इंटीजर मतलब या तो 1 होगा न 2 होगा न 3 होगा न मतलब एक होल नंबर में होगा, यानी कि फ्रैक्शन में 1/2 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 3.2 नहीं होगा, ऐसे डेसिमल में नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, 1 2 3 8 सो ऑन। ठीक ना, इसको जहां तक ले जाइए, लेकिन जो भी रहेगा एक या तो 1 रहेगा न 2 रहेगा न 3 रहेगा न 4 रहेगा न 5 रहेगा न 6 रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि 1.2 आ जाए, ऐसा नहीं सकता। एन की वैल्यू हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन पौने इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी एन की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, अब नीचे नोट कर लीजिए कुछ। ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई की वैल्यू लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर मैं माइनस इसलिए नहीं लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे प्लस माइनस आप लगा ही रहे हैं, तो यहाँ माइनस लिखने से कोई फायदा नहीं है ना। एंड एक नोट लिख लीजिए, अभी तक जो पढ़े, अभी चार्ज के बारे में मतलब लगभग हम सब कुछ पढ़ लिए। चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप होते हैं, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज का यूनिट कूलम। ठीक है, यूनिट कूलम है, इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम बता दें कि चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होती है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, पहला नोट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, यह हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, लेकिन इस फार्मूले में रखते समय ई की वैल्यू माइनस में मत रखिएगा, केवल इसका मैग्नीट्यूड रखिएगा। ठीक है, प्लस माइनस आप इस आगे जो रखे हैं, कौन गेन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है उसके हिसाब से रखा जाएगा, केवल उसकी मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। इसी वैल्यू को हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि नेचर में ही एक ऐसा मिनिमम चार्ज है जो फ्री मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसे हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। थर्ड, चार्ज ऑन प्रोटॉन ऑन 2 बार हो गया यहाँ पर, प्रोटॉन पर भी चार्ज इतना ही होता है, बस प्लस में होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ आगे इसका यूनिट कूलम जरूर लिखिएगा। फुल स्टॉप, नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना in 1 coulomb charge, in 1 coulomb को 1 से लिखे हैं चार्ज। इसका सॉल्यूशन करना है कि मतलब इसका वैल्यू मतलब फाइंड ये करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम चार्ज हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अभी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से हमने क्या फाइंड किया कि चार्ज जो एक्वायर्ड होगा वह इक्वल होगा एन ई के। ये प्लस माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ, पता नहीं है कि वो कौन बॉडी लॉस कर रहा है। ये बॉडी जो चार्ज है वो लॉस करने से आ रहा है या गेन करने से आ रहा है इलेक्ट्रॉनों की, तो प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। केवल इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्यू इक्वल एन ई, अभी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में पढ़े हम लोग। तो क्यू इक्वल जो है 1 कूलम कर दिया। ये क्यू क्या है, चार्ज है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्यू की वैल्यू हम क्या कर दें 1 कूलम, और ई की वैल्यू हमको मालूम है कितना 1.6 × 10⁻⁻19। एन की वैल्यू फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करने हैं, एन इक्वल वाट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, या कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज इन 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो सीधे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, वी नो दैट, ठीक ना, वी नो दैट, लिख देंगे मींस क्यू इक्वल एन ई क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से क्यू इक्वल एन ई है, तो क्यू की वैल्यू हम लिख दिए 1 कूलम, एन की वैल्यू पूछ रहा है, ई की वैल्यू कितना आता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ रखूं तो एन की वैल्यू फाइंड हो सकता है। चलिए इतना नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, वो सॉल्व कर दे रहे हैं। छोटा मोटा हो ना, चक्का मुझको देंगे। इसके बाद नीचे जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, ऊपर मैं लिख रहा हूं। तो क्यू की जगह पर लिख दूंगा 1, और एन की वैल्यू पूछ रहा है एन, और मल्टीप्लाई ई की वैल्यू कितना है, ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ हम प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे हैं, हमको ये नहीं मालूम है कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है प्लस लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। या कहीं लिख दे कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होकर दूसरे में गए तो लॉस कर रहा है गेन कर रहा है, लॉस और गेन से भी हम लिख सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो एन इक्वल निकालना, एन इक्वल हो जाएगा 1/, इसको हम भेजेंगे इधर 1.6 × 10⁻⁻19, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसको मैं लिख दूं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे जाएगा 16। ये पॉइंट हट रहा है, पॉइंट हट रहा है। 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 जो है वो 16 हो जाएगा, और नीचे 10⁻⁻19 है, या मल्टीप्लाई ऊपर जाकर 10⁻ कितना आ जाएगा +19 हो जाएगा। ओके, इसको हम सॉल्व करें, इसको मैं मिटा दूं। 10 में 16 से डिवाइड करेंगे हम, 10 में 16 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 जाएगा, 16 6 जा 96, 4 बचा 0, 16 2 जा 32, 8 बचा 0, और 16 5 जा 80। आंसर आया आपका 10 में हम डिवाइड किए 16 से, या 1.1 में डिवाइड करेंगे 1.6 से, वही बात होगा, इतना ही आंसर तब भी आएगा। 0.625 × 10⁻19, 19 को थोड़ा और अच्छे से लिखते 19। ओके, इस 19 से एक 10 को हम निकाल दें, 10⁻19 है, इसको हम ऐसे लिख दें 0.625 × 10, इसमें से 19, 10 की पावर 19 है, 19 बटे आया है, इंटू 10⁻18। 19 में से एक 10 को मैं निकाल के किनारे कर दिया हूं तो वही बात होगा, 19 है या 18 दिया, 18 है और 1 एक यहाँ पर है। अब इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 6.25 × 10⁻18, एन की वैल्यू निकल गया। इतने इलेक्ट्रॉन्स
कितने इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखिएगा, एक क्वांटिटी याद रखिएगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, 1 कूलम इक्वल 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के बारे में हम पढ़ लीजिए, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, ठीक है, मास की जैसा, ठीक है, जो रब करने से प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन के, उसका कारण है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जो बॉडी लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़े, उसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े, Q इक्वल एन ई, ठीक है। एन क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और उसके हिसाब से एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए हम, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल था कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब कोई वायर होता है, कोई वायर, मान लीजिए कोई वायर है, वायर कंडक्टर का ही होता है। इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, इसी के भीतर से होकर जाएंगे, ठीक है। इसके क्रॉस सेक्शन से या किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या जितने चार्ज, अभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन हम यहाँ चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। जितने चार्ज फ्लो होता है, जितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक आता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि I को हो जाएगा Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन कंडक्टर, है ना। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ना थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। 1 सेकंड में मान लीजिए 5 कूलम चार्ज इधर से इधर गया 1 सेकंड में, इसका चार्ज हो जाएगा 5 एम्पियर। चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। 3 चार्ज गया, सॉरी चार्ज नहीं, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। 3 यानी कि 3 कूलम चार्ज गया इधर तो 3 एम्पियर। 6 गया तो 6 एम्पियर, यानी कि 1 सेकंड में जितना गया, मान लीजिए 10 कूलम चार्ज गया 2 सेकंड में, तो कितना जाएगा, 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 में हमको 1 सेकंड का पता करना है, 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 आ जाएगा, 5 एम्पियर। यानी कि इसका डिफिनीशन ये हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नोट करिए, इसके डिफिनीशन को मैं नोट कर दे रहा हूं, ठीक है। डिफिनीशन इसका, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो एक एरिया है या सामने वाला, ठीक है, यानी कितना मोटा कितना पतला है, उस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, यूनिट टाइम में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसी का कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको नोट करिए। लेट, नोट कर रहा हूं, लेट Q charge flow through a conductor in टाइम t, यानी कि t टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज का फार्मूला क्या बनेगा, नोट करिए इतना। Then इलेक्ट्रिक करंट इक्वल हो जाएगा चार्ज
अपॉन टाइम। चार्ज कितना है Q और टाइम कितना है, टाइम है आपका T। और इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा ET रिप्रेजेंटेड बाई I। तो I से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। इतना नोट करिए, यह चार्ज का फार्मूला बन गया, सॉरी चार्ज नहीं, करंट का फार्मूला बन गया। नोट करिए, इतना हटा दो इसको। यदि इस चार्ज, ये तो चार्ज है, पता नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करते हो, समझ गए ना। यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करें, इलेक्ट्रॉन पे भी तो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, उसमें भी तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। उसके लिए इफ n इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यदि n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो करते हो, तो Q की जगह हम क्या लिख देंगे, Q इक्वल n ही होता है, Q इक्वल n ही होता है। तो चार्ज कितना जाएगा, देन चार्ज करंट I इक्वल हो जाएगा Q अपॉन T। यही Q की जगह हम लिख देंगे n e अपॉन T। रीजन क्या है, Q इक्वल होता है n e, तो Q की जगह हमने n e लिख दिया। देखिए, जब चार्ज दिया रहेगा, सीधे कूलॉम में चार्ज दिया रहेगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इस टर्म से इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक मोशन कर रहे हैं, ठीक है, या फ्लो हो रहे हैं, तो वहां पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना नोट करिए इसका। अब इसका यूनिट बता दें आपको, हो गया। इसका यूनिट देखिए, वी नो दैट I इक्वल कितना होता है, Q अपॉन T। तो यूनिट ऑफ ये I क्या है, करंट। यूनिट ऑफ I मतलब करंट इक्वल हो जाएगा यूनिट ऑफ Q क्या है, चार्ज है। यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम T। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, अभी 2 मिनट पहले स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में चार्ज का यूनिट क्या हम लोग माना है, कूलॉम। क्या माना है, कूलॉम। अपॉन टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, कूलॉम पर सेकंड, और कूलॉम पर सेकंड को ही हम कहते हैं एम्पियर, और कूलॉम पर सेकंड को हम कहेंगे क्या, एम्पियर। ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलॉम पर सेकंड, सॉरी यहां ऐसे लिख रहा हूं, कूलॉम पर सेकंड, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। कूलॉम पर सेकंड का शॉर्ट फॉर्म ये बड़ा था, कूलॉम पर सेकंड को हम शॉर्ट फॉर्म C से कूलॉम, S से सेकंड, कूलॉम पर सेकंड, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं एम्पियर, है ना। एम्पियर इज, चलिए इतना नोट करिए, तब लास्ट में फाइनली हम लिखते हैं, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलॉम पर सेकंड। इसी कूलॉम पर सेकंड को हम लिखेंगे कूलॉम पर सेकंड, और इसी कूलॉम पर सेकंड को हम कूलॉम कैपिटल लेटर में सेकंड टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
आर, इसी कूलाम पर सेकंड को हम कहते हैं क्या, एम्पियर। एम्पियर है ना। एम्पियर इज डिनोटेड बाई, ठीक है, एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम्पियर यानी कि इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर का ए है। देखिएगा यह केवल ए है, ए के ऊपर ऐसे बिंदी नहीं है, बिंदी का मतलब है ऐसे पॉइंट बना देने से क्या हो जाएगा, एंगस्ट्राम हो जाएगा। एंगस्ट्राम एक यूनिट होता है लेंथ का, ठीक है, तो बिंदी नहीं रहेगा, केवल कैपिटल ए लिखा जाएगा। ओके, इतना नोट करिए, यूनिट इसका नोट करिए। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं। 1 एम्पियर, 1A का डिफिनीशन क्लास 10th के हिसाब से, क्लास 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा। तो ये बताइए Q इक्वल क्या होता है, सजाई इक्वल क्या होता है, Q अपॉन T। इफ Q इक्वल 1 कूलाम और T इक्वल कितना, 1 सेकेंड, तो ये भी 1 और ये भी 1, I को कितना जाएगा 1/1, यानी I की वैल्यू कितना जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, यही 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर इज ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, है ना। कब कंडक्टर में फ्लो होगा, जब 1 कूलाम के चार्ज यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में फ्लो होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन यूनिट चार्ज या 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से फ्लो हो, तो जो करंट बनेगा वो करंट 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। When 1 कूलाम, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू a conductor in 1 सेकेंड या यूनिट सेकेंड, ठीक है, यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम या 1 सेकेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट टाइम, ठीक ना। द करंट फ्लो, द करंट प्रोड्यूस्ड या करंट फ्लो through the conductor is equal to 1 एम्पियर। यहाँ लिख रहे हैं, then the when 1 coulomb of charge flow through a conductor in unit time, then the current flow through the conductor is equal to 1 एम्पियर, ठीक है। इतना नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगा, जब कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन इसके दो तरीके से हम बताते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें कोई निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, चार्ज का निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ये है, इसमें जो करंट फ्लो होगा आई, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इन ए कंडक्टर थ्रू ए कंडक्टर इज taken as opposite to the direction of flow of negative charge। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि मान लीजिए कंडक्टर ए बी है,
इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ, यानी कि बी से ए की तरफ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें जो करंट बनेगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी कि जो करंट आई का डायरेक्शन होगा वह ए से बी की तरफ होगा। करंट ए से बी की तरफ फ्लो होगा। समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन होता है, या ऐसे कहें इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। ओके, इसके अपोजिट यदि एक कंडक्टर है, यही कंडक्टर यहाँ पर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हम इस डायरेक्शन में फ्लो कराएं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर में इधर से इधर जा रहा है, या ए है या बी है, ए से बी की तरफ जा रहा है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी जाता है, फ्लो होता है। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसी चीज को मैं नोट्स बना दे रहा हूं, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाता है, हमारे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में गया तो करंट भी इसी डायरेक्शन में गया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन और चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। एक चीज यहाँ लिखा गया है। और निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव चार्ज माने माइनस क्यू चार्ज है जो इधर जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो करंट ए से बी की तरफ। ये करंट आई है, ये करंट, ठीक है, ये करंट आई वह ए से बी की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर है, यानी कि एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। यही है इसमें डायरेक्शन। डायरेक्शन में आपको एक चीज बता दूं कि जब सेल से सर्किट को कनेक्ट करते हैं उस समय, ठीक है, करंट किधर फ्लो होता है? करंट सर्किट के बाहर करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं, और सेल के भीतर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसको नोट करिए, इसके बाद मैं वो भी लिख दे रहा हूं, ठीक है? नोट करो इसको। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू टर्मिनल ऑफ सेल या बैटरी, बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी लिया हूं मैं, ठीक है, और ये निगेटिव टर्मिनल है, और इससे मैं जो ऐड कर दे रहा हूँ, कोई बल्ब ऐड जला दे रहा हूँ, या कोई रेजिस्टेंस, मान लीजिए बल्ब है, रेजिस्टेंस कोई ऐड कर दिए, ठीक है, तो करंट कहां से कहां जाएगा? प्लस से माइनस की तरफ आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आएंगे। ये सर्किट के बाहर है, या सॉरी या मतलब बैटरी के बाहर है, यानी कि आउटर सर्किट में एक काम हो रहा है। आउटर सर्किट में करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, और करंट फ्लो होने का कारण इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो मान लीजिए कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ होता है, याद रखिएगा। यह वायर है, वायर कंडक्टर होता है, मेटल का होता है, ठीक है। मेटल में करंट फ्लो होने का मेन कारण फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण इसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट, क्योंकि ये करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इसके उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक। यही करंट मान लीजिए इससे फ्लो होते होते हैं बैटरी के भीतर माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। बैटरी के भीतर मान लीजिए जो भी लिक्विड वगैरह भरा है, ठीक है, लिक्विड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भरे हैं, ठीक है, या तो यहां से माइनस से प्लस, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। यानी इनसाइड द सेल करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में कि किस केस में, कब, ठीक ना, करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोशन करता है, तो वो कई कंडीशन है इनसाइड द सेल, नोट कर लीजिए, ठीक है, इनसाइड द सेल और बैटरी, inside the cell or battery current flow from negative terminal
नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इसमें हम क्या क्या जाने, करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में निगेटिव जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अब सर्किट के बारे में आती है, जब सेल या बैटरी से कोई सर्किट मतलब कोई डिवाइस कनेक्ट हुआ है वायर से, तो सर्किट में इस वायर में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और सेल के अंदर या बैटरी के अंदर करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो वही बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन की। कभी कभी एग्जाम में घुमा के पूछ देगा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो करंट जा रहा है आई प्लस से माइनस की तरफ बाहर यानी आउटर सर्किट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ आउटर सर्किट में, इनसाइड द सेल प्लस से माइनस की तरफ। यानी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ कब मोशन करता है, तो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर या बैटरी के अंदर प्लस से माइनस की तरफ जाता है, बैटरी और एक्सटर्नल बाहरी मतलब आउटर सर्किट में माइनस से प्लस की तरफ जाता है। ये नोट करिए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हेडिंग है, हेडिंग नहीं, नोट में मैं इसको नोट करा रहा हूँ। ठीक है, चाहता तो मैं पहले भी लिख देता, लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता दिया, आप जान गए कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जाता है, फ्लो होता है। यानी कि इसके पास डायरेक्शन है, अब मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी इसको हम स्केलर मानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज अ डायरेक्शन, है ना, बट नॉट कैलकुलेटेड इन वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन होता है फिर भी इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में काउंट नहीं करते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है इसका, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल्स या वेक्टर लॉ, वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आपको, जैसे आप 9th क्लास में पढ़े थे कि एक वेक्टर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मान लीजिए यह 3 मीटर इधर गया, यहाँ चलना शुरू किया है, 3 मीटर इधर आया और यहाँ से 4 मीटर इधर चला गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट इसका ये जो डायगोनल होता है यही होता है। इसको कैलकुलेट करते हैं 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा आपका 25 √25 यानी 5 होगा। मतलब वेक्टर लॉ यही कहता है। यदि यह डिस्प्लेसमेंट नहीं इसको आता, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम 3 प्लस 4 ऐड कर लेते, निकल जाता। तो ये जो जनरल लॉ फॉलो हो रहा है, अलजेब्रिक सम को अलजेब्रिक लॉ फॉलो हो रहा है स्केलर क्वांटिटी पर एडिशन के लिए अलजेब्रिक लॉ फॉलो होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए उसका एक अपना रूल होता है। ठीक है, आप 11th क्लास में इसको और डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो इसी तरह से इसका रिजल्टेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5, आंसर कितना है 5, लेकिन डिस्टेंस कितना गया, इसका डिस्टेंस हुआ 7। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। इसी तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट 3 एम्पियर इधर आया और इधर से 4 एम्पियर आया इस डायरेक्शन में, इधर से गया 3 एम्पियर, तो कुल कितना करंट हो जाएगा। जो करंट बनेगा यहाँ से एक वायर निकाला जाए तो यह दोनों मिलकर यहाँ पर यह 7 एम्पियर हो जाएंगे। तो 3 प्लस 4 ये जनरल लॉ फॉलो किया एडिशन का, अलजेब्रिक सम वाला। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यदि वेक्टर होता तो वेक्टर लॉ से इसको निकालते, तो जैसे निकाला गया डिस्प्लेसमेंट इस तरह से निकलता। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ओवरऑल आपको जानना है, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी वह वेक्टर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। रीजन वह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके,
अब इस पर थोड़ा सा दो न्यूमेरिकल्स मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहा हूँ और एक दे दे रहा हूँ आपको होमवर्क। नोट करिए इसको। आप नोट करेंगे 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 मिली एम्पियर स्मॉल एम कैपिटल ए इक्वल हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर, इस 10⁻³ से जब भेज के 1 में डिवाइड कर देंगे तो 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर। ओके, इसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो को हम दिखाते हैं, इसे म्यू बनाते हैं, म्यू एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 10⁻⁻6 एम्पियर। नोट कर लो इसको। अब एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। A current of 2 एम्पियर फ्लो थ्रू a circuit for 1 मिनट। याद रखिएगा कितने समय के लिए, टाइम कितना है 1 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि उस सर्किट से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, पहले देखें क्या क्या दिया है। करंट दिया है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट कितना दिया है, करंट आई कितना दिया है 2 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है, टाइम टी कितना दिया है 1 मिनट। 1 मिनट डिफिनीशन था पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, और इसको स्टैंडर्ड में बदलेंगे, स्टैंडर्ड में बदलेंगे तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा 60 सेकंड के। टाइम कितना लेंगे हम 60 सेकंड। क्या पूछ रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज Q इक्वल वाट। तो फार्मूला है I इक्वल Q बाई टी। आई की वैल्यू यहां रख देंगे, आई की वैल्यू कितना है 1 नहीं, y की वैल्यू 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर, और Q पूछ रहा है टाइम t कितना है 60 मिनट। 60 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q की वैल्यू कितना जाएगा, Q कितना जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाई टू 120 कितना कूलम, इतना कूलम चार्ज फ्लो होगा, इतना कूलम चार्ज फ्लो होगा। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नोट करिए इसको। होमवर्क है आपका, 2 होमवर्क दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, अच्छे से साफ साफ सॉल्व करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। ए करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर, करंट कितना है 300 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 3 मिनट। इस सर्किट में टाइम 3 मिनट तक उस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, उसमें कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। क्योंकि आई दिया है, टी दिया है, क्यू निकालना है। ठीक है, फार्मूले से निकाल लेना है। सेकंड क्वेश्चन है द टोटल ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर से करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर से इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसको व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल पावर सप्लाई। एक्सटर्नल पावर सप्लाई मतलब उसको बैटरी से या सेल से उसको जब कनेक्ट किया जा रहा है तो उस कंडक्टर में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, फॉर 30 सेकंड, कितने समय के लिए वो फ्लो हो रहा है 30 सेकंड के लिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करना है, उसमें कितने आई पता करना है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहां पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, आई इक्वल NE अपॉन टी, NE अपॉन टी का इस फार्मूले का यूज करेंगे। हिंट दे रहा हूं आपको, NE अपॉन टी, इस फार्मूले का यूज करके आई निकालना। एन दिया है इतना, ये एन है,
ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और टाइम टी दिया है सेकंड में 30 सेकंड। यह मिनट, यह इस क्वेश्चन में टाइम मिनट में दिया, इसको सेकंड में बदलना होगा। 3 मिनट का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 सेकंड हो जाएगा। यह मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में बदलना होगा। तो 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, यानी इसमें 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एम्पियर में बदल जाएगा। आई निकल जाएगा, टी निकल जाएगा, तो क्यू निकाल लोगे फार्मूले से ही। और यहाँ पर एन दिया है, ई की वैल्यू आपको याद करना है, नोट्स में बना भी दिया है, यहाँ पर भी बता देना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। और टाइम आपका दिया है 30 सेकेंड, आई की वैल्यू निकलना है। 2 क्वेश्चन आपको करना है, करके और ग्रुप में आप लोग साफ साफ सॉल्व करके भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू।